हेलो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, रेलवे का जो सीबीटी फेज़ 2 है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 20 दिन बचे हैं। समय बहुत कम है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज की ये क्लास है। इसमें हम रेलवे के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लेके आए हैं। इसमें हमने जो रीसेंट रेलवे के पेपर हुए हैं वो प्लस करंट के भी सवाल इसमें इंक्लूड करे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, शेरशाह डिवाइडेड हिज एम्पायर इन शिक्स इक्वलेंट टू विच एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन अंडर द मुगल्स। शेरशाह जो था उसने अपने एम्पायर को पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। ठीक है, तो वो मुगल्स के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के किसके इक्वलेंट था, किसके बराबर था वो? पहले तो शेरशाह की बात करें तो इन्होंने सुर डायनेस्टी जो है वो इस्टेब्लिश करी थी, है ना। और 1540 में, ठीक है, इन्होंने मुगल एम्पायर जो थे हुमायूं, ठीक है, उनको डिफीट करके सत्ता में आए थे ये। ठीक है, अपने आप को रूलर ऑफ दिल्ली डिक्लेयर करा था। और वो हुआ था बैटल ऑफ कनौज में। बैटल ऑफ कनौज जो हुआ था उसमें इन्होंने हुमायूं को हराया था। इनका जो मेन फोकस था वो ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंटर में जो गवर्नमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग रखा जाए। ठीक है, जिसके चलते इन्होंने जो एम्पायर था उसको पहले तो डिवाइड करा सरकार्स में, ठीक है, जो कि होते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं इनको, डिस्ट्रिक्ट्स होते थे ये। और उनको फर्दर डिवाइड करा परगनास में। ठीक है, पहले सरकार, पहला जो डिवीज़न था सेंटर, सेंटर के बाद छोटे छोटे डिवीज़न बना दिए जिसको सरकार कहा इन्होंने, और उसके बाद परगनास बना दी। ये सब डिस्ट्रिक्ट की ज़रूरत है। ठीक है, ये सब डिस्ट्रिक्ट की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि बेटर गवर्नेंस करी जा सके, है ना। और इस तरीके से ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीज़न है वो ऐसे चलता था। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि एम्पायर को शिक्स में डिवाइड करा था। ठीक है, वो किसके लिए इक्विवेलेंट था? तो वो था सरकार के इक्विवेलेंट। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सरकार। इन विच ईयर द इंडियन सिविल सर्विस ICS ऑफिशियली रिप्लेस्ड बाय द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो जैसा कि आपको पता है, पहले जो है, ठीक है, आज़ादी से पहले इंडियन सिविल सर्विसेज होते थे। ठीक है, उसको रिप्लेस करा था इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और IPS वगैरह इन सब ने। ठीक है, तो ये कौन से साल में हुआ था? तो ये हुआ था 1947 में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1947। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा कि जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, जो सिविल सर्विसेज होती हैं, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आती है? तो वो आती है आर्टिकल 308 से 323 में, है ना। 308 से लेके 323 आर्टिकल जो है पार्ट 14, ठीक है, पार्ट 14 जो है वो डील करता है ऑल इंडिया सर्विसेज से। During Shahjahan's rule, how many mansabdars out of 8,000 were high-ranking mansabdars who received 61.5% of the total estimated revenue of the empire as salaries for themselves and their troopers? तो शाहजहाँ ने एक मनसबदारी सिस्टम लागू किया था। जब उनका रूल चल रहा था ना, तो एक मनसबदारी सिस्टम लागू करा था। तो इसमें पूछा है कि टोटल 8,000 मनसबदार थे, उनमें से जो हाई रैंकिंग मनसबदार थे वो कितने थे? ठीक है, अब शाहजहाँ का जो मनसबदारी सिस्टम था ना, वो एक हायरार्की फॉलो करता था। ठीक है, जैसे अगर आप देखें आज की डेट में गवर्नमेंट की जो सर्विस होती है वो ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D ऐसे होती है। ठीक है, सेम ये फॉलो करता था। ठीक है, अब इसमें कैसे होते थे?
इसमें सबसे पहले आ जाते थे मनसबदार, जो हाई रैंकिंग वाले होते थे ना, हाई रैंकिंग इंडिविजुअल जो होते थे वो मनसबदार थे। फिर आमिर आते थे, ठीक है। फिर आते थे आमिर ए उम्दा, आमिर ए उम्दा, ठीक है, जिनको आमिर ए आज़म भी कहा जाता था, ठीक है। आमिर ए आज़म आते थे, ठीक है। फिर एक बिलो रैंकिंग मनसबदार भी आ जाते थे, ठीक है। एक हाई रैंकिंग थे, फिर एक बिलो रैंकिंग भी थे, ठीक है। तो इस तरीके से 4 डिवीजन बना रखे थे शाहजहाँ ने अपने सिस्टम में, ये मनसबदारी सिस्टम में। अब ये होते थे, इनका रैंक होता था, ये टॉप 500 हो जाते थे, ठीक है। और ये होते थे 500 से 2500 तक, और ये हो जाते थे 2500 से नीचे के रैंक जो थे, और आखिरी जो 1000 होते थे वो लो रैंकिंग मनसबदार हो जाते थे, ठीक है। अब इस सब का ध्यान रखने के लिए वो कौन थे, तो ये ध्यान रखते थे मीर बख्शी। मीर बख्शी ही डिसाइड करते थे, वो ही रिकमेंड करते थे कि किस रैंक पे कौन सा मनसबदार रहेगा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि कितने थे टोटल मनसबदार कितने थे, तो वो थे 445। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 445। अब ये रैंकिंग का जो डिवीजन होता था ना, उस बेसिस पे इनको, इनकी जो सैलरी थी, जो इन रेवेन्यू था, वो ये सब रख सकते थे। तो ये जो 445 लोग थे ना, वो 61.5% रेवेन्यू, ठीक है। आप सोचिए 61% रेवेन्यू जो होता था ना, वो पूरा ये लोग रखते थे एज सैलरी। वोमेश चंद्र बैनर्जी रिप्रेजेंटेड कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन द बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग डैश। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी जो थे, उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करा था। वो कब करा था, तो वो उन्होंने रिप्रेजेंट करा था 1994 से लेके 1995 तक। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी की बात की जाए तो ये फाउंडर्स में से एक थे, वन ऑफ द फाउंडर्स थे, है ना। वन ऑफ द फाउंडर्स थे किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। पहले जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, आईएनसी के, वो भी यही थे, है ना। और जो 8th प्रेसिडेंट है, इन्होंने 2 बार नेशनल, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। एक फर्स्ट सेशन में थे और एक 8th सेशन में, ठीक है। 2 बार इन्होंने प्रेसिडेंसी की रही थी। पहला जो हुआ था बॉम्बे में हुआ था 1885 में, और 8th जो हुआ था वो हुआ था 1892 में इलाहाबाद में, है ना। ये जैसा आपको पता है, पहला जो सेशन था आईएनसी का, वो ही इन्होंने हेड करा था, 72 मेंबर्स थे उसमें, ठीक है। और 8th जो सेशन था 1892 में इलाहाबाद में, वो भी इन्होंने हेड करा था। और इसके साथ ही कलकत्ता यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट करा था 94 से 95 के बीच में। पचाशी राजा वॉज अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम द स्टेट ऑफ मॉडर्न डे डैश। पचाशी राजा जो थे वो एक फ्रीडम फाइटर थे। वो कौन से स्टेट को बिलोंग करते थे, तो ये बिलोंग करते थे केरला को। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए केरला। Which of the following conducted India's inaugural Agentic AI Hackathon in 2025? तो हाल ही में एक हैकाथॉन हुआ था, है ना, AI हैकाथॉन। इंडिया का पहला एजेंटिक AI हैकाथॉन था। वो किसने होस्ट करा था, ठीक है, किसने कंडक्ट कराया था, तो वो 2 कंपनीज ने मिलकर कराया था। एक था TechAdvantage.ai, ऑप्शन डी TechAdvantage.ai, प्लस एक था Crew.ai, ठीक है। इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये हैकाथॉन हुआ था। और इस हैकाथॉन का जो फिनाले था, ऑलमोस्ट 1 महीना चला था ये हैकाथॉन। इसका फिनाले हुआ था टेक्नो पार्क केरला में। टेक्नो पार्क केरला में इसका फिनाले खेला गया था। मेन फोकस इस हैकाथॉन का था BFSI सेक्टर। BFSI सेक्टर कौन सा होता है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। BFSI जो सेक्टर है,
है ना, जहाँ पे आज की डेट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, उसको वो मेन फोकस था इसका। और अगर पूछ लिया जाए कि जीता कौन था, तो इसको जीते थे वेंकटा साकेत डाकोरी। वेंकटा साकेत डाकोरी जो है इस हैकेथॉन के विनर थे। तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। According to the 2025 report by McKinsey and Company and BOF, by what percentage is India's ultra high net worth individual population expected to grow by 2028? तो मैकेंजी, जैसा आपको पता है, एक कंसल्टिंग फर्म है, यूएस बेस्ड है। उसने हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली। उसमें इसने बताया था कि जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं ना इंडिया के, वो डैश परसेंटेज से बढ़ जाएंगे बाय 2028। तो वो बढ़ जाएंगे 50% से, है ना। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 50%। इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखेगा। जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है ना, उनकी पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा ग्रोथ इंडिया ही देखेगा। और सेकंड पे जापान आएगा, है ना। इंडिया के बाद जापान ही है जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ आएगी। 2025 सेरेमनी में हेल्ड यूरोपियन पार्लियामेंट, विच मूवी वॉज ऑनर्ड बाय लक्स ऑडियंस अवार्ड। तो हाल ही में एक अवार्ड फंक्शन हुआ था, लक्स ऑडियंस अवार्ड। ये यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। तो ये हुआ था यूरोपियन पार्लियामेंट में। तो यहाँ पे कौन सी जो मूवी है उसको बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था। तो ये जो मूवी थी ना, ये एक एक्चुअली बिल्ली के लीजिए, बिल्ली की कहानी है ना। शॉर्ट फिल्म थी, उसको बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था। और इस मूवी का नाम है फ्लो, ऑप्शन बी, फ्लो। अब यहाँ पे बात आई है यूरोपियन पार्लियामेंट की, तो ये है ब्रुसेल्स में, है ना। पूछ लिया जाए, ब्रुसेल्स में है ये यूरोपियन पार्लियामेंट। और फ्लो के डायरेक्टर का नाम, एक लैटवियन डायरेक्टर थे जिनका नाम है जिंट्स ज़िल्बालोडिस, है ना। जिंट्स ज़िल्बालोडिस, ये इस मूवी के डायरेक्टर थे। विच ग्लोबल चिप डिज़ाइन कॉन्फ्रेंस रिटर्निंग टू सैन फ्रांसिस्को इन जून 2025 फॉर इट्स 62nd एडिशन अनाउंस्ड अ जेन एआई चिप हैकेथॉन। तो एक ईयरली चिप डिज़ाइन कॉन्फ्रेंस होता है ना। तो उसका 62nd एडिशन होने वाला है, जो कि वापस से सैन फ्रांसिस्को में होगा। उस कॉन्फ्रेंस का नाम पूछा है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका नाम है डेक, ऑप्शन डी, डेक। डेक का फुल फॉर्म ये है, डेक का फुल फॉर्म है डिज़ाइन ऑटोमेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। डिज़ाइन ऑटोमेशन कॉन्फ्रेंस जो है एक एनुअल इवेंट है। 1964 से हर साल ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। और हाल ही में इसका जो 62nd एडिशन है वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, जो कि यूएस में है, वहाँ पे होने वाला है, ठीक है। और इसको चेयर करेंगे हेलन ली, इसको चेयर करेंगी हेलन ली। तो ये भी याद रख लीजिएगा। रेलवे एसएससी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, द ग्रेट बाथ फाउंड एट मोहनजोदारो वॉज अ ह्यूज डैश। शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा जिसमें साल में ये सवाल ना आता हो, है ना। मोहनजोदारो पे जो ग्रेट बाथ मिला था वो क्या है, ठीक है। तो वो था एक रेक्टेंगुलर टैंक, ऑप्शन डी, रेक्टेंगुलर टैंक। मोहनजोदारो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसको ढूंढा था आर.डी. बैनर्जी जी ने। कब ढूंढा था? 1922 में, ठीक है। आर.डी. बैनर्जी जी 1922 में इन्होंने इसको ढूंढा था। मेजर मल्लाराम गोपाल नायडू of Maratha Light Infantry of the Indian Army was awarded with which of the following honors
इन May 2025। तो हाल ही में एक अवार्ड सेरेमनी हुई थी, उसमें मेजर मल्लाराम गोपाल नायडू, जो कि मराठा लाइट इन्फेंट्री के हैं, जो कि 56 राष्ट्रीय राइफल की एक इन्फेंट्री है, ठीक है, उनको किस अवार्ड से नवाजा गया था? तो उनको नवाजा गया था कीर्ति चक्र से। ऑप्शन डी, कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र से इनको नवाजा गया था फॉर इन्होंने जो शानदार काम करा था LOC पे, जो भी इन्फिल्ट्रेशन होते थे उनको हैंडल करने का जो काम करा था, उसके लिए इनको कीर्ति चक्र से नवाजा गया था। तो आपको जैसे पता है गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं जो कि डिफेंस पर्सनल जो भी हैं, जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको दिए जाते हैं, है ना। गैलेंट्री अवार्ड्स 4 टाइप के होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर आता है अशोका चक्र, फिर आता है कीर्ति चक्र, फिर एक आता है शौर्य चक्र, ठीक है। तो ये 3 अवार्ड्स दिए जाते हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं हर साल, जो भी बहुत अच्छा योगदान देते हैं अपने देश के लिए। Who among the following was the first Indian cricketer to receive पद्म भूषण अवार्ड? सबसे पहला पद्म भूषण सबसे पहले क्रिकेटर कौन थे जिनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था? तो वो थे कर्नल कोटारी कनकैया नायडू। ऑप्शन ए, CK नायडू। CK नायडू जी जो हैं एक इंडियन क्रिकेटर थे, साथ ही कर्नल भी थे आर्मी में, ठीक है। इनको सबसे पहला पद्म भूषण मिला था और ये फर्स्ट कैप्टन भी हैं, ठीक है, फर्स्ट कैप्टन भी हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम जो है उसके पहले कैप्टन हैं ये, और इनको पद्म भूषण मिला था इन द ईयर 1956। 1956 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया था। बहुत बढ़िया क्रिकेटर थे, जिसके कारण इनको 1933 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की जो लिस्ट बनती है ना, विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर की जो लिस्ट बनती है, उसमें भी इनका नाम शामिल था। नागपुर में जो क्रिकेट का जो पूरा डेवलपमेंट था, उसको बढ़ावा देना, वो उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। नागपुर से बिलोंग करते थे ये, इसलिए इन्होंने वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। महादेव गोविंद रानाडे डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ टू द डैश। महादेव गोविंद रानाडे जो थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन इनमें से किस चीज़ को अपना पूरा जीवन दिया था? तो उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया था प्रार्थना समाज। ऑप्शन बी, प्रार्थना समाज। ये कौन थे? ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे, फ्रीडम फाइटर थे, और वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1842 में इनका जन्म हुआ था। और प्रार्थना समाज जो है, जिसको प्रेयर सोसाइटी भी कहा जाता है ना, जो कि बॉम्बे में बेस थी, ठीक है, उसके ये मेंबर बने और इन्होंने अपना पूरा जीवन उसी को दिया था। बनाया किसने था, है ना? प्रार्थना समाज बना कब था? पहले तो 31 मार्च 1867 को ये बना था। बनाया किसने था? आत्माराम जी ने। किसके साथ मिलके? वमन बाजी मोदक, ठीक है, इन दोनों ने मिलके प्रार्थना समाज जो है उसको इस्टेब्लिश करा था, जिसके बाद में महादेव गोविंद रानाडे जी मेंबर बने और इन्होंने फिर पूरा लाइफ यहीं स्पेंड करा। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, स्टैटिक सवाल। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे? WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा। जिनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन डी, जिनेवा स्विट्जरलैंड। बना कब था जिनेवा? का फाउंडिंग डेट क्या है? इस्टेब्लिश कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948।
7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इंडिया हैज़ बीन द मेंबर ऑफ WTO सिंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर इंडिया कब बना था? तो इंडिया इसका मेंबर बना था 1995, जनवरी 1995 में इंडिया ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी थी ना, ऑफिशियली 1995 में इंडिया इसका मेंबर बन गया था। Who among the following joined the Planning Commission as its vice chair in March 1950? 1950 में प्लानिंग कमीशन को एज अ वाइस चेयरमैन किसने ज्वाइन करा था? ठीक है, तो ये थे गुलजारी लाल नंदा जी, ऑप्शन डी गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा एक इंडियन पॉलिटिशियन भी थे, ठीक है, और इकोनॉमिस्ट भी थे, जिन्होंने लेबर इशू जो होते हैं ना, लेबर इशूज़ पे बहुत काम करा था। ठीक है, लेबर इश्यूज पे बहुत काम करा था। और इन्होंने दो अलग अलग टेन्योर पे इन्होंने एज अ एक्टिंग पीएम काम करा था। एक्टिंग पीएम क्या होता है? जब भी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नहीं रहते या किसी कारण से वो अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो उनको रिप्लेस करता है एक एक्टिंग पीएम, जब तक कि कोई मतलब पुराने पीएम जो है वो वापस ना आ जाए या जो रिप्लेसमेंट है पीएम के वो ना आ जाए। इन्होंने दो बार एज अ एक्टिंग पीएम काम करा था। कब कब? 1964 और 1966। 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हो गया था, तब इनको एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पीएम बनाया गया था। और 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी का हो गया था ना, ठीक है, देहांत हो गया था, तब भी इन्होंने एज अ एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर काम करा था। टोटल ड्यूरेशन 13 दिन ही था दोनों बार, ठीक है, दोनों बार इन्होंने सिर्फ 13 दिन के लिए काम करा था। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स? कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय कौन थे? इनको हम फ्लाइंग सिख नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनका नाम है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह जी जो है पहले भारतीय बने थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा ये आज तक इकलौते एथलीट हैं, ठीक है, इकलौते एथलीट हैं जिन्होंने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। ये इकलौते हैं ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने ये जो वो उपलब्धि है वो प्राप्त करी है, ठीक है। और कब हुआ था ये? 1958 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, ठीक है, उसमें 400 मीटर्स में, और एशियन गेम्स जो हुए थे उसमें 1958 में, ठीक है, उसमें 200 प्लस 400 मीटर दोनों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो ये इकलौते आज तक प्लेयर हैं जिन्होंने दोनों इवेंट्स में गोल्ड हासिल किया है ना। और इनको पद्मश्री से अवार्ड नवाजा गया था 1959 में, ठीक है, पद्मश्री से भी इनको नवाजा गया था इनके बहुमूल्य योगदान के लिए। खेल क्षेत्र में जो इनका बहुमूल्य योगदान है उसके लिए इनको इससे नवाजा गया था। हु वॉज द फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल? ठीक है, सबसे पहले यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन थे? तो सबसे पहले जो यूएन सेक्रेटरी जनरल थे वो बने थे 1 फरवरी 1946 में। 1 फरवरी 1946 में सबसे पहले यूएन सेक्रेटरी आए थे और इनका नाम था TH लाय, ठीक है, TH लाय इनका नाम था और ये बिलोंग करते थे नॉर्वे को, ठीक है। ये सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल बने थे। इनका टेन्योर जो है वो रहा था 1952 तक। 1952 में इन्होंने फिर रिजाइन कर दिया था। द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू 5 स्टेट्स। जो
इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 5 स्टेट से पास होती है। हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा वो स्टेट नहीं है। ठीक है, IST जो है ना, जिस पे बेस्ड होती है ये मेरिडियन, वो 5 स्टेट से पास होती है ना। उन 5 स्टेट का नाम क्या है? वो 5 स्टेट हैं यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 स्टेट से ये पास हो रही है। ठीक है, हमसे पूछा गया कि इनमें से वो कौन सा स्टेट नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। ठीक है, बिहार से ये लाइन जो है वो पास नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड ऑन द ग्लोब? ठीक है, ग्लोब जो है उस पे लैटिट्यूड के मामले में सबसे लंबी लाइन कौन सी है? तो सिंपल सा सवाल है, आंसर है हमारा ऑप्शन बी, इक्वेटर। इक्वेटर जो है वो सबसे लंबी लॉन्गेस्ट लाइन है लैटिट्यूड के बेसिस पे। Which of the following is the most abundant metal found on the Earth's crust? धरती पे सबसे अबंडेंट जो मेटल है वो कौन सा है? ठीक है, इनमें से कौन सा है जो इन 4 ऑप्शन में से जो कौन सा ऐसा मेटल है जो बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है? तो वो है एल्यूमिनियम। ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम जो है वो सबसे पर्याप्त मात्रा में मिलता है। एल्यूमिनियम बिलोंग करता है बोरोन फैमिली को, है ना। बोरोन फैमिली को बिलोंग करता है। एटॉमिक नंबर 13 है इसका एटॉमिक नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेट्स फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी कौन सी मिनिस्ट्री बनाती है? फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी होता है पॉलिसी जिसमें डिसाइड किया जाता है कि सरकार कितना खर्चा करेगी, कितना टैक्स लेगी, है ना। वो सब डिसाइड किया जाता है। फिस्कल पॉलिसी हर साल आती है, जैसा कि आपको पता है ना। और बनाता कौन है? खर्चे की बात है, खर्चा देश का कौन डिसाइड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज इन इंडिया इज रिलेटेड टू टैक्स रिफॉर्म? इनमें से कौन सी कमेटी है जो टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है? ठीक है, तो ये कमेटी जो थी इसने बड़े रिफॉर्म्स लाए थे। सेंट्रल टैक्स जो लेती है ना सरकार, उसमें बहुत रिफॉर्म्स लाए थे, है ना। इस कमेटी का नाम है राजा चेलिया कमेटी। ऑप्शन ए, राजा चेलिया कमेटी। कमेटी बनी कब थी? अगस्त 1991 में। अगस्त 1991 में कमेटी बनी थी और इस ने अच्छे रिफॉर्म्स थे कि इसका नाम ही टैक्स रिफॉर्म कमेटी रख दिया गया था। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज सेटअप अंडर डैश। फाइनेंस कमीशन जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत बनाई गई है ना। तो ये बनाई गई है आर्टिकल 280। ऑप्शन ए, आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन को बनाया गया है। एग्जिस्टेंस में कब आई? 22 नवंबर 1951 को। और पहले जो चेयरपर्सन थे वो थे क्षितिश चंद्र नियोगी। क्षितिश चंद्र नियोगी जी सबसे पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन थे। आए कब थे? 22 नवंबर 1951 अंडर आर्टिकल 280। What was the life expectancy in India in 1947? 1947 में देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी? तो उस टाइम पे जो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो थी 31 ईयर्स। ऑप्शन डी, मात्र 31 ईयर्स ही थी 1947 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो आज की डेट में बढ़ के हो गई है 72 ईयर्स, है ना। 72.48 टू बी प्रिसाइज। ठीक है, 2025 में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 31 से बढ़ के 72 आ चुकी है।
रीज़न रीज़न हेल्थ केयर सिस्टम बढ़ चुका है, हम बीमारियों से दवाइयाँ आ गई हैं, तो इस कारण ये एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द नेशनल सीड पॉलिसी लॉन्च. जो नेशनल सीड पॉलिसी है वो कौन से साल में आई थी? तो वो आई थी सन 2002 में. ऑप्शन बी 2002. तो हुआ क्या था, 1988 में नेशनल पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट लाई गई थी, है ना, जिसमें जिसको बाद में डेवलप करने के लिए, मतलब उसको अपग्रेड करने के लिए नेशनल सीड पॉलिसी लाई गई इन द ईयर 2002. लाने का मुख्य कारण क्या? जो भी हॉर्टिकल्चर सीड्स हो गए, है ना, या कोई हाई क्वालिटी की जो सीड्स होते हैं ना, जो दालों, सीरियल्स, पल्सेस, इन सब के, ऑयल सीड्स के, उनको इंपोर्ट करने में बहुत सारे रोड ब्लॉक्स थे. तो उसको हटाने के लिए ये पॉलिसी लाई थी इन द ईयर 2002. Who was honored with Luminous Lumar Dai Literary Award in 2025 for his contribution to Assamese literature. जो आसामीज लिटरेचर है उसमें योगदान इन्होंने दिया था, जिसके कारण इनको लुमिनस लुमरदाई अवार्ड 2025 से नवाजा जा रहा है. ठीक है, इनका नाम क्या है? मिस्टर रामचंद्र प्लस डॉक्टर अशोक कुमार पांडे. ठीक है, रामचंद्र जी को और अशोक जी को ये अवार्ड मिलेगा 2025 का. इन दोनों ने ही आसाम लिटरेचर में अपना बहुत अच्छा योगदान दिया था, जिसके कारण ये अवार्ड मिला है. विच बुक बाय सोफी एल्हेमिस्ट वॉज ऑनर्ड बाय नेरो अवार्ड ऑफ द ईयर 2025. हाल ही में एक नेरो अवार्ड दिए गए थे. उस किताब का नाम पूछा है, राइटर का नाम इन्होंने बता दिया है, सोफी एल्हेमिस्ट. तो इनकी किताब का नाम क्या है? इनकी किताब का नाम है मॉरिस एंड मर्लिन. मॉरिस एंड मर्लिन एक दो लोग थे, है ना, उन पे बेस्ड ये कहानी है, रियल लाइफ स्टोरी है. ठीक है, तो इसको नेरो बुक अवार्ड ऑफ द ईयर से नवाजा गया है. ओवरऑल जो है ये यूके में दिया जाता है अवार्ड. ठीक है, ब्रिटिश अवार्ड है. 2023 में सबसे पहली बार दिया गया था. ठीक है, ओवरऑल कैटेगरी की बात की जाए तो ये है. अगर पूछ लिया जाए नॉन फिक्शन कैटेगरी का विनर कौन था, तो वो थे एडम लेस्ली. ठीक है, जिनकी बुक का नाम है लॉस्ट इन द गार्डन. लॉस्ट इन द गार्डन नॉन फिक्शन कैटेगरी में इनको ये अवार्ड मिला था. आगे बढ़ते हैं. विच टू पार्टीज साइंड अ लैंडमार्क डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट इन मई 2025 टू डीपन डिजिटल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन. ठीक है, इकोनॉमिक और डिजिटल कॉर्पोरेशन को बढ़ाने के लिए कौन से दो देशों ने ये DTA जो होता है, डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट, वो साइन करा था? तो वो थे यूरोपियन यूनियन और सिंगापुर. ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, EU एंड सिंगापुर. द बोकारो स्टील प्लांट वॉज सेटअप इन इंडिया इन 1964 विद डैश कोलैबोरेशन. बोकारो स्टील प्लांट जो है ना, उसको 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था. ठीक है, उसमें किसने सहायता करी थी? ठीक है, तो उसमें सहायता करी थी सोवियत यूनियन ने. ऑप्शन ए सोवियत यूनियन, जिसको USSR भी कहा जाता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. इन्होंने सहायता करी थी, है ना, इंडिया की, ताकि बोकारो स्टील प्लांट जो है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके. पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, जिसको बाद में सेल में मर्ज कर दिया गया. वेयर एंड व्हेन वाज द फर्स्ट मेट्रो ट्रेन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? सबसे पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ आई थी, है ना? तो सबसे पहली मेट्रो ट्रेन जो आई थी वो आई थी कोलकाता में.
कोलकाता में सबसे पहली मेट्रो ट्रेन आई थी इन द ईयर 1984। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1984। कोलकाता में सबसे पहली आई थी और करंटली अगर पूछा जाए तो 9 सिटीज़ हैं, ठीक है, जहाँ 9 सिटीज़ हैं जहाँ पे मेट्रो चलती है इंडिया में। ओंगस इज अ ट्राइबल ग्रुप लिविंग इन डैश इन द फॉल विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज। इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी का ट्राइबल ग्रुप है ओंगस? ठीक है, ओंगस जो है वो मेनली पाया जाता है अंडमान एंड निकोबार में। ऑप्शन ए अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स मिलते हैं, उनमें से एक है ओंगस। वहाँ पे और जो मिलते हैं वो है जारवास, ठीक है, और एक करन, सेंटिनल्स, ठीक है, और नेग्रीटो, ठीक है। ये कुछ और ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो उस एरिया में पाए जाते हैं। इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तारापुर जो है वो सबसे पहला कमर्शियल न्यूक्लियर प्लांट था, वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये है महाराष्ट्र में, तारापुर है महाराष्ट्र में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1969 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंग्लिश राइटर्स क्रिएटेड द फिक्शनल टाउन मालगुडी। मालगुडी की स्थापना किसने करी थी? कौन से राइटर थे? बड़ा फेमस शो भी आता था इस पे, मालगुडी डेज, है ना, आपको अगर याद हो दूरदर्शन पे आता था मालगुडी डेज। तो ये यहाँ पे राइटर का नाम पूछा गया तो ये थे आर के नारायण जी। ऑप्शन बी आर के नारायण। गीतांजलि अ फेमस कलेक्शन ऑफ पोएम्स was originally written in which of the following languages। गीतांजलि जो है एक कलेक्शन है पोएम्स का, वो कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो वो लिखा गया था बंगाली में, ठीक है, ऑप्शन बी बंगाली। When was National Rural Health Mission launched? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है वो कब लॉन्च किया गया था? तो NRHM जो है उसको लाया गया था, ठीक है, ताकि जो रूरल पॉपुलेशन है ना उनको क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि गाँव में हेल्थ सर्विसेज इतनी है नहीं, तो उसमें सुधार लाने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था, है ना। लॉन्च कब हुआ था? 12 अप्रैल 2005 को। ऑप्शन सी 12 अप्रैल 2005। नवरोज इज पॉपुलरली नोन एज द न्यू ईयर ऑफ विच रिलीजियस ग्रुप। तो नवरोज जो है वो कौन से कम्युनिटी का नया साल है? तो नवरोज जो है वो पारसी न्यू ईयर है ना, पारसी कम्युनिटी जो है उसका नया साल है नवरोज। ऑप्शन डी पारसी। विच इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल अमंग गारोस ट्राइब ऑफ मेघालय। गारोस ट्राइब जो है मेघालय की, है ना, उसका सबसे फेमस फेस्टिवल कौन सा है? तो उनका जो सबसे फेमस फेस्टिवल है वो है वांगला। ऑप्शन ए वांगला। वांगला फेस्टिवल जो है ना, जो कि ये लोग ऑनर करते हैं, जिसमें सालजोंग, ठीक है, सालजोंग जो कि सूर्य भगवान है, सन जो है सूर्य भगवान, उनको सालजोंग से बुलाते हैं ये लोग, ठीक है। उनको ऑनर करते हुए एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है वांगला, ठीक है, जो कि बहुत फेमस है गारोस में, गारोस ट्राइब जो है। राजा रवि वर्मा इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। राजा रवि वर्मा जी जो हैं वो पहले तो हैं कौन? वो है एक इंडियन पेंटर या आर्टिस्ट कह लीजिए, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि वो कौन सी
स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो वो बिलोंग करते हैं केरला को, ऑप्शन बी केरला। ये रॉयल फैमिली ऑफ ट्रेवंकोर से भी रिलेटेड है, ठीक है, रॉयल फैमिली ऑफ ट्रेवंकोर से भी रिलेटेड है राजा रवि वर्मा जी। लखनऊ इज फेमस फॉर विच ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, लखनऊ जो है वो एक स्पेशल एम्ब्रॉयडरी का जो आर्ट होता है ना उसके लिए बड़ा फेमस है ना, जो कि एक वाइट कॉटन भी किया जाता है। तो हमसे पूछा गया कि उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है चिंककारी, ऑप्शन सी चिंककारी, जो कि एक वाइट कॉटन का जो कपड़ा होता है ना उस पे किया जाता है, ठीक है, चिंककारी। और जो ये चिंककारी जो शब्द है वो एक पर्शियन शब्द है चिकन, उससे लिया गया है, ठीक है। तो एक आर्ट फॉर्म है एम्ब्रॉयडरी का, चिंककारी। हु रोड द प्ले मुदरक्षा, मुदरक्षा जो प्ले है संस्कृत प्ले, उसको किसने लिखा था, उसको लिखा था विशाखा दत्ता जी ने, ऑप्शन बी विशाखा दत्ता जी ने ये प्ले लिखा था। प्ले बेस्ड किस पे था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जी जो पावर में आए थे उसकी कहानी जो बताता है वो ये प्ले से इन्होंने दर्शाया था। सोमदेवा के राइटर कौन है, कथा सरित सागर, कथा सरित्र सागर सोमदेव जी, इसके सोमदेव जी ने कथा सरित्र सागर लिखा था। कालिदास जी की बात की जाए तो इनके फेमस जो थे रघु वंचनम, ठीक है, रघुवंशनम। और बोधायन की बात की जाए तो सुलभसूत्र, ठीक है, ये इनका फेमस प्ले थे। अब विच की कॉम्बिनेशन इज कॉमनली यूज इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टू ओपन टास्क मैनेजर, विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच शॉर्टकट की ओपन सिस्टम सेटिंग्स क्विकली इन विंडोज 10 और 11, सिस्टम सेटिंग खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है, तो वो है विंडोज प्लस आई, ऑप्शन बी हमारा जवाब है। विच टाइप ऑफ मेमोरी लूजेज ऑल इट्स स्टोर्ड डेटा व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ, तो आपको पता होगा कि अलग अलग टाइप की मेमोरीज होती हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है जो कि आप कह लीजिए टेम्परेरी बेसिस पे ही होती है ना, टेम्परेरी बेसिस पे होती है, और जैसे ही पावर ऑफ होती है ना वो इरेज हो जाती है, देखिए ये टेम्परेरी बेसिस भी होती है ताकि जो फंक्शन है उसको तेज़ किया जा सके, ठीक है, स्पीड बढ़ाने के लिए। मान लीजिए आप अभी कुछ काम कर रहे हैं और हाथों हाथ कुछ और काम कर रहे हैं, तो इसीलिए वो लैग ना आए, उसमें स्पीड बढ़े, उसके लिए इस मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम रैम नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी रैम इज द राइट आंसर। गोलाकोंडा फोर्ट वॉज बिल्ट बाय डैश, गोलाकोंडा फोर्ट जो है पहले वो है कहाँ, हैदराबाद में है ना, हैदराबाद तेलंगाना में है। और इसको बनाया किसने था, इसको बनाया था कुतुब शाही डायनेस्टी में, ठीक है, कुतुब शाही डायनेस्टी के दौरान के टाइम पे ये जो गोलाकोंडा फोर्ट है वो बना था ना। उस टाइम का ये कैपिटल सिटी था, इस डायनेस्टी का कैपिटल सिटी था, और काफ़ी फेमस था क्योंकि यहाँ पे कोल्लूर माइन जो है, ठीक है, वो मिलता था, डायमंड्स जो है वो यहाँ पे मिले थे, सबसे फेमस डायमंड कोहिनूर, वो भी इसी जगह पे गोलाकोंडा में मिला था।
द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल बी वेस्टेड इन होम एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुसार जो स्टेट की पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, वो किसके पास होती है? ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है आर्टिकल 154 के अनुसार स्टेट की है गवर्नर के पास। ऑप्शन बी, गवर्नर इज द राइट आंसर। ठीक है, गवर्नर के पास ही एग्जीक्यूटिव पावर होती है स्टेट की। और इसके साथ ही एक और आर्टिकल है 163, जिसमें गवर्नर को पावर है कि वो एडवाइस कर सके चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। द रेड फोर्ट ऑफ आगरा वॉज फाउंडेड बाय विच मुगल एम्पर? रेड फोर्ट ऑफ आगरा जिसको बनाया गया था 1565 में, है ना, कौन से मुगल एम्पर ने बनाया था? तो वो बनाया था मुगल एम्पर अकबर ने। ऑप्शन डी, अकबर। ठीक है, आगरा का जो रेड फोर्ट था उसको तो बनाया था अकबर ने। वहीं अगर बात की जाए दिल्ली के रेड फोर्ट की, ठीक है, दिल्ली का जो लाल किला है ना, उसको किसने बनाया था? उसको बनाया था शाहजहां ने। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना, आगरा की बात की जाए तो अकबर, दिल्ली की बात की जाए तो शाहजहां। द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डैश। किस वाइसरॉय के टाइम पे जो पहला मेडिकल कॉलेज है इंडिया का वो बनाया था? तो ये एशिया का भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज है ना। इसका पहला नाम क्या है? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। ठीक है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, जिसको बनाया था 1835 में। उस टाइम पे इंडिया के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटनिक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डैश वॉज द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश। अंग्रेजों के टाइम पे समर कैपिटल कौन सा था इनका? ठीक है, तो समर कैपिटल, क्योंकि ये अप्रैल से अक्टूबर तक ये शहर जो है इसको कैपिटल बना दिया था। इस शहर का नाम है शिमला। ऑप्शन सी, शिमला। ठीक है, इसको अप्रैल से लेके अक्टूबर तक कैपिटल बनाया था। बनाया किसने था? सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस जो है, इन्होंने इसको एज अ कैपिटल डिक्लेयर करा था। बाकी टाइम के लिए कौन सा था? कलकत्ता। ठीक है, और बीच के ये जो 6 महीने हैं उसके लिए गर्मियों के टाइम पे शिमला हो जाता था। Who was considered as the father of ऑल इंडिया सर्विस? ऑल इंडिया सर्विस जो होती है उसके फादर कौन है? ठीक है, तो ये जो है ये भारत के पहले होम मिनिस्टर भी थे, है ना। ठीक है, और इनको फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, जो सिविल सर्विसेज होती है ना, वो भी कहा जाता है। तो इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्होंने ही सिविल सर्विसेज डे जो है ना, इन्होंने के इस्टेब्लिश जो हुई थी ना सिविल सर्विसेज, जब चेंज हुई थी ऑल इंडिया सर्विसेज में, तो वो हुई थी 21 अप्रैल 1947 को। और ठीक है, जब इन्होंने सबसे पहली बार एड्रेस करा था, और तब से 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे इन इंडिया के तौर पे मनाया जाता है। ये फाउंडर भी थे सिविल सर्विसेज के आज़ाद भारत में। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।